अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ या नहीं आवाज़ आ रही है? ओके, यार तिलावत हो जाए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हमें प्रैक्टिस करनी है अपने रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड की। तो पहला एक बेसिक एमसीक्यूज आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ ये कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। अच्छा, ऑनलाइन वालों आप लिख के दे सकते हैं, यहाँ पे मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, रिक्वेस्ट से बीच में नहीं बोलना, सही है? वो बोल रहा है भाई इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि रिस्क तो है पर वो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है। इसका मतलब है वो इदारे से जनरेटेड नहीं है, इन्वायरमेंट से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो 1 मिनट ले लें, 4 के 4 ऑप्शन देख लें, फिर हम बात करते हैं उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से। वेरी गुड एवरीवन यार, बेहतरीन। ए, चलो ए ए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, ए। हाँ जी जानी, ए। देखो कह क्या रहा है, बात को समझें। वो कह ये रहा है कि आप ये बताएं कि आपका ऐसी एग्जाम्पल जो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि कस्टमर के तुम्हारी गोद में बैठा हुआ था भंगी, बाहर है ना, वो इंसॉल्वेंट हुआ है। तो ये ऐसा रिस्क है जो बाहर से ड्राइव हुआ है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करेगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, यानी समझने की बात ये। अच्छा देखो 1 मिनट, यहां पे सबा ने लिखा है डी। डी हो नहीं सकता, मैं रीजन आपको दे रहा हूं। डी का मतलब यह है कि प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कस्टमर रिलेशन। भाई ये तो इंटरनल है, कि आप किस तरीके से कस्टमर से डील कर रहे हैं, ये तो इंटरनल है। तो हमारा सवाल ये था कि भाई इन सब में से आपका एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क क्या है? तो हमने बोला वो है जो कि कस्टमर की इंसॉल्वेंसी है। पहले बताओ बात क्लियर है? तो पहला एमसीक्यूज आपका गलत हुआ, जज्बात में बह गए। अभी चुपचाप बिल्कुल एकदम सोच के जवाब देना, जिससे पूछूंगा वो जैसे अभी था। ऑनलाइन मतलब दूसरा रीड करो जल्दी, सोच लें एक बार और फिर हम बात करेंगे इस पर। बिल्कुल आते हैं। हाँ जी जी, जल्दी। दोनों गलत है तो मतलब आप कह रहे हैं डी। चलो भाई, ये भाई कह रहे हैं डी, जैसे पूछूंगा वो। ए, बिस्मा, बी, सी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि जब आप रिलेटेड पार्टी के बारे में, वेरी गुड यार एवरीवन, यहाँ पे कुछ बच्चों ने ए भी कहा था पर वो गलत है। सी क्यों है, जरा इसकी लॉजिकल बात कर लेते हैं। सी इसलिए क्योंकि जब आप रिलेटेड पार्टी की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी तो वैसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई वो तो कोलिजन ऑफ फ्रॉड का वहां पे रिस्क तो वैसे ही है, एम्बेडेड रिस्क है, इसका ऑब्जेक्टिव भी है। और फिर दूसरी चीज ये, आपने तो टॉपिक के बीच में पढ़ा ही है कि आप सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन पे नजर रखते हैं। तो
तो ये दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है। बेटा नॉन रूटीन लिखा हुआ है चौसी, उधर देख ले अंधे, वो क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, एक मिनट। हु टोल्ड यू दैट वी फोकस ऑन ओनली रूटीन? उसमें स्पेसिफिकली हेडिंग करवाई है मैंने। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? नॉन रूटीन। रूटीन का मतलब यह है कि तुम्हें भी 2% डिस्काउंट, इसको भी, सबको 2% डिस्काउंट। पर मैं कह रहा हूं इफ वी गो बियॉन्ड द 20% डिस्काउंट, तो ये रूटीन है नॉन रूटीन है? तो अगर एक मिनट, अगर जानी बातें नहीं बिल्कुल भी आज की क्लास में, ये अभी आज ही असेसमेंट है तुम्हारी, ये सोचने का तरीका डेवलप हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं एग्जामिनर पूछे उससे पहले हमें पता होनी चाहिए सारी चीजें। मैंने 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना है, एक तुम्हारा स्टडी टेक्स्ट, मेरी अपनी किताब के सवालात और मजीद ICAW के सवालात। तो मैं कॉन्सेप्ट जितने भी देता रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी असेसमेंट अगर गलत है तो पेपर फेल है। ये तो शेड मैंने पहले भी कहा हुआ है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं ना कि मैंने कराया तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, पर अनलेस यू आर नॉट एबल टू अप्लाई, इसमें तुम लोग घूमेगा, स्पेशली तुम। यहां पे अगर मैंने ये अल्फाज लिखा होता ना, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तुम कहते ये भी है। यहां पे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की जगह क्या लिखा हुआ है? नॉन रूटीन। नॉन रूटीन का मतलब है यूजुअल से हटके। नॉन रूटीन का मतलब क्या है? यूजुअल से हटके। तो इसकी बात हो रही है। अब पूछो सवाल। क्लियर है जी? आप कुछ कह रहे थे? सम रिस्क नहीं, विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देयर इज सम रिस्क ऑफ कल्यूजन और फ्रॉड। यस, तो नहीं, सम रिस्क का मतलब है वहां पे कुछ रिस्क हमेशा होता है, फ्रॉड और कल्यूजन का। सम रिस्क का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा सा रिस्क, ऐसा नहीं है। सम रिस्क, देयर इज अ रिस्क जी। अच्छा एक बात सुनो, सुनो प्लीज सुनना या जानी। ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वो आपको ये नहीं कह रहा कि क्या ये सारे रिस्क कंप्लीट है या नहीं है। आप रिक्वायरमेंट को रीड करें, वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है रिलेटेड पार्टी के लिए। यहां पे अगर मैं ये लिखता ना कि ये दो बातें रिलेटेड पार्टी के सारे रिस्क को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप कहते नहीं, उसमें आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब आता है जो मैंने लिखवाई थी बातें। तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ ये बताएं मुझे कि ये जो आपको अभी अपेरेंटली स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या ये वो बातें रिलेटेड पार्टी के लिए हैं या बनती हैं? तो आपने कहा यस, दोनों बनती हैं, कोई मसला है यहां तक। तुम कुछ पूछ रहे थे आसान। शुड बी ऑन, हाँ ना, तो हमने तो ये सीखा है। हम जब कह रहे थे तीसरे वाले मैं तुम्हें लाइन भी बताता हूं, पहला दूसरा तीसरा इंटरनल कंट्रोल्स के असेसमेंट के बाद तुम तीसरे पे आते हो मेंटेनिंग अलर्टनेस पे। और मेंटेनिंग अलर्टनेस पे हम स्पेसिफिकली कहते हैं आप सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन यानी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे फोकस करना। तो ये वही बात हो रही है, पर उसमें अंग्रेजी का वर्ड चेंज कर दिया उसने। क्या कर दिया? नॉन सिग्निफिकेंट। सही है, नॉन रूटीन, सॉरी। हाँ यार देखो, फिर वही बात भाईजान, ये कह रहे हैं कि देखो आप सवाल की रिक्वायरमेंट को नहीं पिक कर रहे ना। वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा बताओ सब क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा ऊपर जो तो बातें लिखी हुई है क्या आरपी के लिए सही है या नहीं है। आप रिक्वायरमेंट को नहीं पिक कर रहे ना। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है भाई बताओ ये दो बातें जो हैं क्या वो रिलेटेड पार्टी के लिए काफी हैं या नहीं है, ये बता दो। तो क्या ये दोनों बातें आरपी के लिए सही हैं? डू यू गाइस फोकस ऑन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, यस और नो? यस। और क्या हम ऑल टुगेदर हमें ये बात पता होती है कि इसमें कोलिजन और फ्रॉड के चांसेस होते हैं? तो दोनों बातें सही हैं। तो हमने कहा दोनों ही चीजें सही हैं। क्लियर है? तो हमने कह दिया कि भाई स्क्रीन ठीक कर दे। स्क्रीन तो ठीक है जानी, स्क्रीन तो हमने छेड़ी नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे कोई मस्ती कर रहा है, ओके अब हट गया भाई। एनोटेशन हम हटा देते हैं। बचपन में इसके वालिद अगर इसको खिलौना देते ना तो आज ये इस खिलौने से नहीं खेलता। चलो खैर, हम भी रूहानी बाप हैं, हमारी स्क्रीन से खेल रहा है। शुगर है स्क्रीन है इधर। मतलब पता नहीं क्या फैंटेसी है कि स्क्रीन पे लिखना है। चलो हमने अपने
हमने अपने कबीर को टाइम पे चीजें दी हुई हैं खेलने के लिए, सही चीजों से खेल रहा है। चलो इधर आगे। अच्छा भाई, ये दो चीजें हो गई। नहीं, एक और के अलावा अभी हम आते हैं आगे। ये अच्छा जी, प्लीज यार बहुत फोकस के साथ जी। नहीं, वापस से सवाल पूछो, सवाल सुनना एक मिनट सब। ऐसे भी हो सकता है, पर स्टिल योर फोकस शुड बी ऑन नॉन रूटीन। यानी तुम कह रहे हो कि किधर है, आज तक उसने पीपी नहीं बेचा, आज बेच रहा है, तो क्या उसके अंदर आरपी है? सवाल है। तो नहीं है, तो नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं हम तो नॉन रूटीन जो यूजुअली होती नहीं है, अगर वो हो गई तो हमें शक होगा। तो ये डायरेक्शन उस तरफ जा रही है। यानी बेसिकली यहां पे मकसद क्या सोचने का कि नॉन रूटीन का यहां पे मतलब निकल रहा है ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शुड बी द फोकस ऑन। यहां पे उसका मतलब ये है, तुम्हारा अपनी वजह सही है कि रूटीन का मतलब ये होता है जो रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन है, पर यहां पे नॉन रूटीन का मतलब क्या है? वो वाली चीज जो कि यूजुअली होती नहीं है, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, इन टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ पीपी एट हायर कॉस्ट, ये वाली बात हो रही है। सही है, बात सही कह रहे हो इधर। अच्छा भाई, फोकस के साथ, रिक्वायरमेंट है डिस्कस करें आपका कोर्स ऑफ एक्शन इन अबव सिचुएशन। सही है, मैं रीड करने लगा हूं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन अ ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, कामिल लिमिटेड जिसका नाम है। प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट यू केम अक्रॉस अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय नीलम लिमिटेड अकॉर्डिंग टू विच। अच्छा, प्रोस्पेक्टस होता है कि जब आप शेयर इशू कर रहे होते हैं ना, उससे पहले आपने उसमें लिखत पढ़त करनी होती है कि ये पैसे किसके लिए चाहिए, कितनी अमाउंट है, ये सारी चीजें। आगे, अकॉर्डिंग टू विच आर डायरेक्टर ऑफ केएल, मैं कह रहा हूं डायरेक्टर ऑफ केएल जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ऐसा ही है। आगे, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनएल, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ। अच्छा, बात समझिएगा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो नीलम लिमिटेड है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, मतलब शेयर इशू करने की कगार पे, ऐसा ही है। ये डायरेक्टर, यहां पे भी डायरेक्टर है, वहां पे क्या है? सीईओ। तो सीईओ इटसेल्फ इज अ डीम्ड डायरेक्टर, यानी ये बंदा यहां पे भी डायरेक्टर है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ये केएल और एनएल आपस में रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल, एज पर कंपनीज, और हमारे फ्रेमवर्क में कंपनीज एक्ट भी आता है। आगे सुने, however the name of LL was not included in the list of related party। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, अच्छा जी, फिजा ये बताओ कि ये कौन सा वाला केस है? सोच के बताना, बीच में नहीं बोलना, ऑनलाइन में तुम बता सकते हो। कौन सा वाला केस है? वेरी गुड आसान। हाँ जी, कौन, यानी पूरे आरपी में कौन सा केस है जिसको मैं आके बंद करके प्रोसीजर टक 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 लिखूंगा, पूरे नंबर मिलेंगे? कहा, तो उसमें क्या था, उसकी अंग्रेजी क्या थी? अंग्रेजी देख के बताओ, चलो देख के बताओ। वेरी गुड यार एवरीवन ऑनलाइन वालों, देख के जल्दी जल्दी देख के बताओ। 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी। 84.5 घुमा रहे हैं अपने पेजेस इधर। हाँ जी, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी दैट कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन। सही है। अच्छा भाई, अब एक एक करके बात करेंगे। गविश, अब पहले बता दे, पहले सबसे पहले क्या काम करना तुझे? 1 मिनट बताओ जल्दी, जिससे बोला है वो प्लीज। तुम लोग लिखो, पहला काम बताओ जल्दी। ऑनलाइन वालों लिख के सीक्वेंस में, पहला एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेंगे। क्या ये सही कह रहा है? वेरी गुड। अच्छा, एक चीज सीखो, एक चीज सीखो प्लीज, फोकस के साथ। अगर आपने बेवकूफी की और पहले लिख दिया कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा, यकीन करो एग्जामिनर वापस बुला लेगा। रीजन वो आखिर में होता है, वो आखिर में होता है। आप सीक्वेंस में चलेंगे, यानी आप खुद सोचें, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए, आपको आरपी मिली, आपने बोला लिख के दे दे। अबे भाई बोलेगा कि दिमाग खराब हो गया, लिख के दे दे। आखिर में लिखवाइयो भाई, पहले तो बात समझ आ रही है? चलो, पहला तो हो गया, ये बोल रहा है कि रस्ती सबको बता दो। क्या बताएंगे सबको?
सिंधी सिंधी में बोल भंगी, इंग्लिश में बोल जल्दी। न्यू रिलेटेड पार्टी हैज बीन, अरे अब पूरा जुमला कर, तेरे को लिखने में मसला हो तो जल्दी बता। वी विल प्रॉम्प्टली, नहीं, वी विल प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड द न्यू आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी दैट इज एनएल टू ऑल द, चलो वेरी गुड, ये सही हो गया। अब तू बताएगा, ये बता कि उसको कम्युनिकेशन, देखो पूरा लिखना है, उसको कम्युनिकेट करके क्या कहोगे अपनी टीम को? कम्युनिकेट करने के बाद क्या कहेंगे? उनको कहते वक्त क्या कहोगे? नहीं गल, वेरी रॉन्ग यार, मेरी बात एक मिनट चुप, उसको बोलने दो, 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहां पे सब बता रहे हैं सही, बिल्कुल ऑनलाइन वालों वेरी गुड यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अगर सिर्फ ये लिखते ना कि वी विल प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट दिस रिलेटेड पार्टी टू ईच एंड एवरी एंगेजमेंट टीम मेंबर, ये बताओ, नहीं ये भी गलत है लिशबा। उसके साथ साथ उनको क्या एक नसीहत करोगे? सोच ले, 2 मिनट ले ले, सोच ले। अरे नहीं, रिस्क असेसमेंट नहीं गलत, दूसरी बार वापस मौका दिया, सोचो जल्दी। मैं सिखाने ही बैठा हुआ हूं। वेरी गुड हमाद, क्या जवाब दिया, बेहतरीन यार। 1 मिनट, वे बातें नहीं, बिल्कुल जल्दी बताओ। फोनो फ्रेंड भी कर सकता है भाई, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, आपके मित्र हॉट सीट पे बैठे हुए, जल्दी बताओ। गलत महक, उसने बिल्कुल हमाद ने सही जवाब दिया, जल्दी बता। गविश बता दे, चल। वेरी गुड, ये जवाब है। उसको बोलोगे कि बाकी ट्रांजैक्शन जो इसके साथ हुई है सारी वेरीफाई करो। तो अच्छा, ये तो हो गया एंगेजमेंट टीम का काम। अरे नहीं बाबा, पहले अपने लोगों को बोलोगे तुम। अच्छा एक बात सुनो, तुम एक में सुनो इधर भाई, एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन बनाते हैं। तुम्हें रिलेटेड पार्टी न्यू आइडेंटिफाई हुई, तू वो घुमाता हुआ भागता हुआ पहुंचा टीम के पास, जानी आरपी आइडेंटिफाई हुई है, बोलेगा तो क्या करूं? अरे वो तो बोलेंगे, तुम भाई तुम बताओ, एक बात बताओ, तुम प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट कर क्यों रहे हो, पहले बताओ। ताकि तुम ये देखना चाहते हो कि क्या वो जो तुम्हें रिलेटेड पार्टी पता लगी है, क्योंकि वो काम कर चुके हैं, उनको बोलेंगे वापस उन जगहों पे काम करो, सेल वाला सेल पे, कॉस्ट वाला कॉस्ट पे, पीपी वाला पीपी पे, लोन वाला लोन पे, सारे काम करो। देखो उसमें आरपी की ट्रांजैक्शंस कितनी है, क्यों पंचायत हो रही है, ताकि डिस्क्लोज होगी, ताकि क्या होगी, और दूसरा उसकी सब्सटेंस देखी जाएगी, क्या वो ट्रांजैक्शन इन सब्सटेंस सही रिकॉर्ड हुई भी है, आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, ये बातें होंगी उससे। अच्छा ये तो हो गया अपनी टीम का काम। अब क्या करेंगे? हाँ बता। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि व्हाई योर कंट्रोल्स हैव फेल्ड टू डिटेक्ट सच ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है, चलो मैनेजमेंट को आपने बोल दिया कि भाई क्यों कंट्रोल ये। अच्छा अब आगे, इसके बाद अच्छा अगर इंटेंशनली उसने ये हरकत की, आपको लगता है, तो आप क्या अभी अपनी रिस्क असेसमेंट को सेम रखेंगे या एनहांस करेंगे, रिवाइज? अच्छा यही बातें आपने लिखनी है और ये पूरे नंबर है। ऐसा ही तो 240 यानी रिस्क के, यहाँ पे जो फ्रॉड रिस्क है वो इलेबोरेट होता है, यहाँ से एनहांस होता है। इसके अलावा आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि आप भी मुझे ये जरा सारी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन आप भी दें, क्योंकि काम आपका है, क्योंकि काम आपका है। अच्छा फिर आप बोलेंगे आखिर में लिख के दे के इसके अलावा कोई नहीं है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ वापस से फिर जल्दी सही बताना, अभी पहले गलत बताया। ये बताओ कि अगर मैं उसको कह रहा हूं लिख के दे कि यही आरपी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम बोल के दे, वो नहीं लिख के दे रहा, वो नहीं लिख के दे रहा, सही है। तो मुझे बताओ अब क्या करेंगे? शेयर होल्डर को बताएंगे, दोस्त साबित गवर्नर से कहेंगे भाई ये लिख के नहीं, वो भी मना करते हैं। 1 मिनट, ऑल्टरनेटिव गलत कह रहे हो, ऑल्टरनेटिव कैसे होंगे, और क्या कर लेगा तू भाई? क्या मतलब उसकी वालदा के पास जाएगा, बेटा नहीं लिख के दे रहा, ये कैसी बात कर रहे हो भाई?
हाँ, ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है? अबे ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना, मेरी बात समझना, नहीं बातें नहीं देखो बिल्कुल प्लीज यार, ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सोल एविडेंस नहीं है, सपोर्टिव एविडेंस है। अच्छा, अगर वो रिलेटेड पार्टी के लिए नहीं लिख के दे रहा तो दिस विल बी अ स्कोप लिमिटेशन, दिस विल बी अ। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा, हाँ तू बता। नहीं एक मिनट, अभी ये खुद बताएगा, इसने सवाल क्या पूछा है, स्कोप लिमिटेशन क्यों है। अच्छा पहले तू बता मिस स्टेटमेंट कैसे, तो फिर कुछ भी, तुम क्या कह रहे हो, कुछ है या कुछ भी नहीं है? अच्छा बता। यस, मैंने ये कब कहा, मैं तो कह रहा हूं मुझे अब ये अगर वो लिख के नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब 100% बात है कि कोई और भी आरपी है। सोचना ही यूं है, यूं नहीं सोचे, सोचना ही यूं है। हाँ भाई जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से भाई। स्कोप लिमिटेशन इसलिए है ना क्योंकि तुम्हें ये सबूत चाहिए था कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ आरपी कंप्लीट है, पर वो लिख के नहीं दे रहा, मतलब कंप्लीट। अच्छा, अब तुम्हें ये पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी आरपी मिसिंग है, क्योंकि वो बताने को तैयार नहीं है, तो ये क्या है? अच्छा, अब वेरी गुड, ये हो गई स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब हम किसी और से पूछने जाएंगे, तुम बताओगे, बल्कि तुम तो बहुत हो गए वो सबसे आखिर में, आप बताना, सही है? ये बताओ कि ये स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है या परवेजिव? प्लीज चुप रहना, गलत बताते कोई, हम सीख ही रहे हैं। मटेरियल है या परवेजिव? परवेजिव, चलो एक आंसर, परवेजिव। वाह परवेजिव? ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, क्योंकि देयर इज अ हाई रिस्क फ्रॉड का मसला है, तो दैट मीन्स कि आपका जो ये स्कोप लिमिटेशन ये परवेजिव नेचर की बन जाएगी। तो जानी ओपिनियन कौन सा? डिस्क्लेमर, वेरी गुड, क्योंकि कहां कहां क्या क्या मसला हो सकता था हमें पता नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व कौन है? अबे दोस्त शाबित गवर्नेंस नहीं, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, यहां तक क्लैरिटी है? तो सर हमने ये कहा कि भाई प्लीज ये देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूं, देखो रिलेटेड पार्टी, मुझसे बच्चे पूछते ना याद क्या क्या करना है, मैं आज आपको अगेन बता रहा हूं। मैंने रिस्क के चैप्टर में आपको बताया था कि आपने वो याद करना है कि अंडरस्टैंडिंग किस किस चीज की लेते हैं, इंक्वायरी क्या क्या करते हैं वो याद कर लेना, इंटरनल कंट्रोल पूरा याद करना है, वहां से आपको अंग्रेजी के अल्फाज मिलेंगे, कहीं फंस जाओ तो मेरी टेक्निक है कि लिखने का तरीका क्या है। दो चीजें साइड में हो गई, रिलेटेड पार्टी आपने 100% पूरा एक एक वर्ड याद करना है, क्योंकि आपके सामने रिलेटेड पार्टी में सवाल सीधा आता है, और इस सीधे सवाल को भी तुमने अगर बिला वजह ठोका तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, 4-5 केसेस हैं, वो तुमसे बोलेगा बताओ रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो शुरू की 3 बातें, इंक्वायरी, इंटरनल कंट्रोल और मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर दिस थिंग्स, वो हो गया। फिर अगर आपके पास अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी आती है तो ये रहा, कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अलग काम है, कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद आरपी है वो अलग बात है, और आखिरी चीज है कि अगर मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि हमने आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन किए तो उस पर अलग काम है, कि एक्सपर्ट को लगा दोगे, सिमिलर ट्रांजैक्शंस मार्केट में देखोगे, मैं बता रहा हूं ये फ्री के नंबर होंगे, पर इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें आइडेंटिफाई करने के सवाल की रिक्वायरमेंट कहां से आई है। इस सवाल में तुमने कैसे बचाना कि वो ये पूछा है कि अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी है, उसने पहले बताया, तो आपने टारगेटेड लिखना है। व्हाट इफ इसमें बोलता कि व्हाट एडिशनल प्रोसीजर्स यू विल परफॉर्म, मेरी बात सुनना, वो तुम्हें कहता व्हाट एडिशनल प्रोसीजर यू गाइज विल परफॉर्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। अब जिससे पूछूंगा वो एक एक करके बताएगा, मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट एडिशनल प्रोसीजर, एडिशनल प्रोसीजर क्या करोगे कि आरपी तुम्हें मिल जाए, बिस्मा बताओ। अलर्टनेस थ्रू आउट द ऑडिट, ये तो आपने पूरे पॉइंट एक ही में लपेट दिए, खुद सोच लें, उसमें से स्पेसिफिक बताओ। वेरी गुड, आप उसकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें वेल्थ स्टेटमेंट देख सकते हैं। अच्छा, क्या शेयर होल्डर रजिस्टर देख सकते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अब इसमें और कहानी से कहानी मिल सकती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये भी देख सकते हो किसी की डोमिनेंस तो नहीं है।
अगर तुम देख रहे हो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये होता है कि उसने ये बोला इसने मान लिया, उसने ये बोला इसने मान लिया, तो जब वो बोले जा रहा है ये माने जा रहा है तो मतलब उसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो लाजमी क्या होगी, रिलेटेड पार्टी। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं दैट यू गाइस विल परफॉर्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड। ये भी लिख सकते हो वी कैन इवैल्यूएट द कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी। अगर कंट्रोल्स मिसिंग है तो वहां पे ज्यादा मसला है ना। तो ये सारे काम आप करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। देखो लाइफ इंश्योरेंस भी लिखा है, वेरी गुड, बिल्कुल ये था वहां पे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या इदारा हर किसी की कराएगा, की मैनेजमेंट पर्सनल की, यहां तक क्लैरिटी है। वी कैन इवैल्यूएट द कंट्रोल वाली बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई इस जगह पे कंट्रोल्स नहीं है, तो मतलब जब आपके वो क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, भाई इनका सवाल ये है कि सर कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करके आरपी कैसे आइडेंटिफाई होगी, मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। पहली चीज, उसने कहा कि हमने एक बंदा लगाया हुआ है जो आरपी को कलेक्ट करता है। मैंने कहा उस बंदे को बोलो वो आरपी की शीट दे दे। एक तो मैंने मैनेजमेंट से मांगी है ना, अब मैं उससे मांग रहा हूं जो ये बना रहा है, तो हो सकता है उन दोनों में क्या हो, डिफरेंस हो, क्योंकि जो कंट्रोल है ऑपरेट हो रहा है तो वहीं से चीज पता लग जाएगी। बात क्लियर है? तो इसका मकसद ये होता है। अच्छा, उसने कहा था विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर्स हैं, तो मैंने विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर्स में जो विसिल ब्लोइंग आज तक हुई है वो सारी शीट निकाल ली। मैंने कहा, उन्होंने कहा एक और कंट्रोल है कि डायरेक्टर हमें क्वार्टरली बताते हैं कि उनकी कहां डायरेक्टरशिप है, तो हमने क्या कहा, हमने बोला वो डिक्लेरेशंस दे दो। तो क्या ये सारी चीजें आपको काम आएंगी क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेटेड पार्टी। तो कंट्रोल्स के डेस्क के वक्त ही तुम्हें पता लग जाएगा, इंटरनल ऑडिट पर अगर उसने कुछ आइडेंटिफाई किया हो। सही है, कौन सा दूसरा वाला ना, हाँ, असेस एज टू व्हाई द एंटिटी सिस्टम, क्योंकि देखो एक तो पहले आपने रिस्क असेस किया था, हो सकता है वो गलत हो, अब ये फेल हो गया तो आप बोलोगे भाई आपके इंटरनल कंट्रोल ने क्यों फेल होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई पहले बताओ ये बात क्लियर है, हाँ या नहीं? अच्छा बिल्कुल, हमारा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा बेसिकली आप सिर्फ लॉजिक समझें, आप कंट्रोल्स को समझते इसलिए हैं ताकि आप देखें कि उस कंट्रोल का नतीजा क्या है। उस कंट्रोल के नतीजे में होगा क्या कि सारी आरपीज आपको मिल जाएंगी, वही शीट उनसे ले लो, सीधी सी बात है। क्लियर है? सर अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है आरपी पे तो हम स्कोप लिमिटेशन पे क्यों जाएंगे? कंप्लीटनेस तो हम प्रोसीजर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलो नियाज खान भाई कह रहे हैं कि भाई कंप्लीटनेस तो प्रोसीजर से वेरीफाई कर सकते हैं। नियाज खान कोई ऐसा प्रोसीजर बताओ कि जिससे तुम कंप्लीटनेस वेरीफाई कर लो जबकि मैनेजमेंट लिख के नहीं दे रही है। कोई ऐसा प्रोसीजर दरियाफ्त करो आज, वैसे ही सोच लो तुम भी। हाँ भाई तुम्हें बताओ जल्दी से, वापस पे फिर से कह रहा हूं, तुमने पूरा ऑडिट कर लिया, जल्दी जल्दी एक एक करके। हाँ तुमने पहले लिस्ट ली, लास्ट ईयर से कंपेयर किया, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन, शेयर होल्डर रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, रिटर्न, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंट्रोल सब देख लिया, पूरा ऑडिट खत्म होने पे आ गया, तुमने बोला लिख के दे दे, तुमने सारी आरपी बताई है, वो मना कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कुछ मसला है। अच्छा अब मुझे ये कह रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से मैं कंप्लीटनेस वेरीफाई कर सकता हूं, तो मैंने तो आज तक अपने 9 साल के करियर में नहीं देखा कि इसके अलावा मैं किसी तरीके से वेरीफाई कर पाऊं। ये सारे प्रोसीजर तो वही थे कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए, तुमने वो भी कर लिए फिर भी नहीं लिख के दी, तो मतलब इसके अलावा भी कुछ है। अब ये मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती कि मुझे पता ही नहीं है कितनी है, मुझे पता ही नहीं है कि कितनी है, तो ये हो गई स्कोप लिमिटेशन। सही है? नियाज खान जल्दी बताओ, एक मिनट। नियाज खान क्लियर है? तो कोई प्रोसीजर नहीं बनता जानी इसका। अच्छा समील सिद्दीकी कह रहे हैं, जवाब दो इसको कि भाई क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना लाजमी है? हाँ भाई पहले बताओ जल्दी, लाजमी है? 100% लाजमी है, इसके बगैर आप ऑडिट कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी पे आपने लिखवाया नहीं तो बाद में मुकर जाएगा, बोलेगा इसने मुझसे कब पूछा था कंप्लीट है, मुझे बोल देता ये भाई ये ले लेता, मैं तो दे देता, उस वक्त रह गया, मुझसे रह गया। पर हाँ जब स्पेसिफिक बंदा साइन करता है ना उसके ऊपर, स्पेशली पता है हम क्या करवाता हूँ, स्पेशली मैं क्या करवाता हूँ ऑडिट में, जो बंदा इंटरनल कंट्रोल में जिसकी जिम्मेदारी होती है ना, मैं उसको कहता हूँ तू भी साइन कर। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? अच्छा वो उसने क्वेश्चन भी उठाया, ओ भाई तू मुझसे क्यों साइन करवा रहा है? मैंने कहा जिम्मेदारी किसकी? आपकी। तो बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? बोला सीईओ की। मैंने कहा वो तो साइन कर ही रहा है, तू भी कर। उसने बोला अच्छा मुझे 2 दिन दे दो, मैं एक बार चेक करके बताता हूं। क्यों बोला उसने ऐसा?
भाई अच्छा उसको गड़बड़ नहीं थी वाकई, उसने बोला क्रॉस चेक कर लेता हूं, कल को कोई आरपी मिस हुई, ऐसी सीपी का कोई भंड आया तो हम बोलेंगे हमने किससे लिया था। अच्छा जब किसी को बड़े मैनेजमेंट के बंदे को, डायरेक्टर को पता लगेगा, सबसे पहले कौन फारिग होगा? वो बंदा। अब वो बन गया इंसान का बच्चा। पर क्या ये सोल एविडेंस है या सपोर्टिंग? सपोर्टिंग एविडेंस है। हाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसी किसी जगह तो बहुत लाजमी है ना, जैसे रिलेटेड पार्टी के केस में। यस बिल्कुल, तो यहां पे ये सपोर्टिंग एविडेंस नेसेसरी है। नहीं सारा ऑडिट का काम, देखो अब यही बात मैंने शुरुआत कहां से की थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, सारा ऑडिट का काम सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे होता तो ये सोल एविडेंस है ही नहीं। ये कौन सा एविडेंस है? सपोर्टिंग एविडेंस। क्योंकि आप मुझे बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप सब लोगों ने इतने सारे प्रोसीजर किए, क्यों किए थे? ताकि आरपी मिल जाए। क्या आपने नहीं किए? मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, ये प्रोसीजर नहीं करो, सिर्फ उससे लिखवा लो, तो क्या ये काफी है? अब बल्ली आपकी हो गई, आपने जो मेन काम करना था वो किया ही नहीं, आपने उसकी बात पे रिलाई किया, जो कि गलत है। हाँ आप उसको बोले आप मुझे एडिशनली लिख के दें कि आपने पूरी चीजें दी हैं। बात क्लियर है? चलें जी, ओके। सोल एविडेंस क्या होता है? सोल एविडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप, प्लीज सुनिएगा, सोल एविडेंस का मतलब पूछ लीजिए सवाल। सोल एविडेंस का मतलब ये है कि भाई आप ऑडिट करने गए, आप उसने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको दी वो डिस्क्लोज की, आपने बोला मैं मजीद देख ही नहीं रहा, मैंने क्या उससे लिखवा लिया कि बताओ इसका सब्सटेंस सही है, उसने बोला यस सही है, हमने बोला कंप्लीट है, उसने बोला कंप्लीट है, हमने कहा ट्रांजैक्शन पूरी डिस्क्लोज हो गई, उसने पूरी डिस्क्लोज हो गई, हमने ये एविडेंस उससे लिया लिखवा के, हम क्या ये ऑडिट हो गया? तो ये ऑडिट एविडेंस नहीं है? नहीं, क्या ये ऑडिट एविडेंस नहीं है? ये सिर्फ एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम जिस बंदे ने बनाया उससे ले रहे हो, तुमने खुद से कोई सबूत नहीं लिया, तो ये तो वो फाइनेंशियल्स में भी दे रहा है, तो ये तो बात इक्विवेलेंट ही हो गई। बात समझ आ रही है? तो सोल एविडेंस का मतलब ये है। सबानाज बात नहीं समझा मैं, है लेकिन वर्बल है, एम्प्लाइड है, मतलब समझा नहीं। वर्बल है एम्प्लाइड है का क्या मतलब है? अच्छा इससे भी सवाल है, एक ऐसा सवाल भी आया आईसीडब्ल्यू में, तो सुनना बाबू, इधर बातें नहीं, एक आईसीडब्ल्यू में ऐसा सवाल भी आया है, वो कह रहा है कि भाई हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी पर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कॉल पे दे रहा है। दादा आपका एविडेंस तब कहलाएगा जब वो रिटर्न होगा। तो यहां पे उसने सवाल में लिखा है कि काउंटर पार्टी हैज गिवन his representation over call that yes we have provided the entire related party to you guys, but क्या ये written representation है या सिर्फ representation है? ये written में नहीं है। तो कल को SCCP बोले कि भाई तुमने तो ये मिस कर दिया था, तो हम बोलेंगे उसने मुझे बोला था, उसने मतलब कहां लिखा हुआ है? उसने कॉल पे बोला था। सही है, चलें। अच्छा भाई समील भाई अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए। समील ने कहा, प्लीज सुनिएगा फोकस सर, समील कह रहे हैं कि सर अगर मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूं तो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आपका एविडेंस है, पर आपसे बड़ा नहीं, कॉल इटसेल्फ इज अ सबूत भाई। हो सकता है ना आप किसी बंदे को कॉल पे बोल रहे हो, हम तो कॉल बैक प्रोसीजर्स भी करते हैं, यानी किसी बंदे ने अगर कंफर्मेशन भेजी है, मैं फिर भी कॉल करके उसको बोलता हूँ कि भाई बता तेरा नाम यही है ना, ऐसे ही पूछने के लिए। नहीं अबे भाई आवाज और नंबर वगैरह सब होता है ना, अभी ऐसा तो नहीं है, जो भी है। अच्छा कॉल हिस्ट्री होती है, वो सारी चीजें होते हैं, लॉग्स मेंटेन होते हैं, पर अगेन आप अपनी ऑडिट फाइल खोलें तो रिकॉर्डिंग लाइन से लगी है, पता नहीं कौन सी खुल गई। सवाल तो ये है ना, कहने का मतलब ये है कि भाई वो कह रहा है रिकॉर्डिंग, तो तमीज का ऑडिट क्या है? क्या आप रिकॉर्डिंग करें या रिटर्न में ले लें? हाँ अगर कोई मजबूरी है, अब आप बोलें आपके केस में समील तो मुझे पता है यहां तक भी पहुंच जाएगा, बोलेगा सीईओ माजूर है लिख नहीं सकता, सही है भाई। तो हमने क्या किया, अब ये बोलेगा उसकी वीडियो बना ली, वीडियो रख के कर दी, मैं ये हेल्प लेता हूं कि ये बिल्कुल सही है। तो भाई उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है कि उसके ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिग्नेचर होंगे, उसका अप्रूवल होगा तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, वो सारी चीजें जो ई ऑडिट में होता है, सही है। अच्छा भाई नेमतुल्लाह कह रहे हैं इफ अ पर्सन आउट ऑफ अ कंट्री, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट दिया ना अभी, कि क्या हम उसको स्कैन करके भेज सकते हैं, क्या वो वहां से सिग्नेचर लगा के दे सकता है?
और वो जो अपनी ईमेल से मुझे भेजेगा ये भी सबूत है कि उसी ने भेजा है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। नहीं, फोर्जिंग के चांसेस होते हैं, बट आप उसके अंदर आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूं तो पता लग जाता है कि एडिट हुआ हुआ है। तो अगर टेक्नोलॉजी उसके पास है तो ऑडिटर के पास भी तो है। मैं आपको एक इसका किस्सा सुनाता हूं ना। एक बार ऐसा हुआ है, रिटन रिप्रेजेंटेशन आई थी, पर जब मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया तो साइन घूम रहा था। मैं कहीं भी चिपका सकता हूं, तो बात समझिएगा, साइन वाकई घूम रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या हरकत है, तूने तो चिपका के दिया है। उसने बोला भाई प्रॉपर अप्रूवल के साथ चिपका के दिया। मैंने कहा एक काम कर, ईमेल लेके दे दे। उसने वाकई मुझे ईमेल भेजी कि यू आर ऑथराइज्ड टू पुट माय सिग्नेचर बाय कॉपिंग फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। तो उसका सबूत है ना, तो मैं डिटेक्ट तो आराम से कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजीज है हमारे पास। मेरे पास कोई भी पीडीएफ में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाइंट से इनवॉइस मांगी, बताओ भाई इनवॉइस है या नहीं है, उसने सॉफ्ट में दे दी। तो ये सॉफ्टवेयर से इनवॉइस दी, उसने स्कैन की है ना। आजकल तो पेपरलेस एनवायरनमेंट है। हम जब किसी क्लाइंट को इनवॉइस बेचते हैं अपने ऑडिट के बाद, वो भी हम हार्ड में थोड़ी ना बेचते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बेचते हैं, पर वो सिस्टम जनरेटेड होती है। वो उस पर लिखा हुआ होता है दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड रिसीट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। और हम ऑडिट के वक्त ये देख के आए होंगे कि इनके सिस्टम से ही जनरेट होती है। तो वो बात वहां पे खत्म हो जाती। तभी तो हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं, कंट्रोल की। तो सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। अब तुम्हारा चोर दिमाग है, इसका कोई हल नहीं है कि भाई हाँ यही है। अच्छा भाई इधर अब एक दो सवाल प्लीज भाई जवाब आप भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैम्प में। इधर अब यहाँ पे एक सवाल आया है, सर अगर मैनेजमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रही है, एविडेंस भी नहीं दे रही, तो ये स्कोप लिमिटेशन है, हम डिस्क्लेमर देंगे राइट। बट अगर एफएस में सिर्फ यही स्कोप लिमिटेशन है, एफएस में सिर्फ यही स्कोप लिमिटेशन होना भी परवेजिव है, सिग्निफिकेंट है ना। रिलेटेड पार्टी का मामला हल्का है या फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो ये हमेशा आपके लिए परवेजिव कहलाएगा। सही है। अच्छा अब आगे जैद कह रहे हैं सर एक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर है और वो एक एनजीओ में ट्रस्टी भी है। चलो सही है भाई, एक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर है और वो एनजीओ में ट्रस्टी भी है। अच्छा ये बात हमने केस भी करवाया शायद मैंने। चलो एनजीओ का ट्रस्टी, पर क्या वो वहां पे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, यहां पे भी रखता है, तो ये दोनों जगह क्या होगा आपस में, रिलेटेड पार्टी। तो ये आरपी तो है लेकिन कंपनी, अच्छा भाई आगे सुनने कहानी, और वो कंपनी से अपनी रेम्यूनरेशन एनजीओ के अकाउंट में लेता है, और आरपी तो है लेकिन कंपनी एफएस में डिस्क्लोज नहीं करती। तो ये क्या है भाई, आप लोग बताएं। मिस स्टेटमेंट। अब सवाल पूछा उसमें भी जवाब है, ने खुद ही पूछ रहा है तो सही है। क्या बोल रहा है, मिस स्टेटमेंट है। कहानी सुने, उन्होंने बोला कि नहीं पूछा ही नहीं है चौसी, तो बताएगा क्यों। इधर बोल रहा है एक डायरेक्टर है, यहाँ पे ट्रस्टी है एनजीओ का, और यहाँ पे डायरेक्टर है कंपनी का, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंपनी क्या कर रही है। अच्छा एक तो सवाल मतलब फजूल है ना कि डायरेक्टर की सैलरी एनजीओ में क्यों जाएगी और एनजीओ से पैसे क्यों देगा, डायरेक्ट दे दे भाई। सही है। हाँ अनलेस के फ्रॉडुलेंटली पैसे निकाल के वहां जा रहे हो तो वैसे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गया। समझने की बात यह है। तो क्या इन एनी केस ये जो ट्रांजैक्शन है ना, वो ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ही है, चाहे वो एनजीओ से हो चाहे वो डायरेक्टर से हो। क्यों कह रहा हूं मैं, जरा बात समझिएगा। एनजीओ को पैसे देना आरपी ट्रांजैक्शन है और डायरेक्टर को सेल्फ देना आरपी ट्रांजैक्शन है। दोनों केसेस में डिस्क्लोज होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो मिस स्टेटमेंट है। बस इतनी सी बात याद रखना। क्लैरिटी है। सर किसी सवाल में दो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, ये हमने बात की हुई है। उसने कहा दो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो और स्कोप लिमिटेशन हो, तो हम सबको सेपरेट बताएंगे ओपिनियन में या दोनों को अलग अलग बताओगे? नहीं दोनों बताएंगे ना। अबे हमने ये किया हुआ तो है कि भाई बेसिस फॉर ओपिनियन में दोनों बातें आएंगी। इसके सबूत नहीं मिले और इसमें ये मसला है, तो बेसिस फॉर ओपिनियन दोनों ही। समील नहीं पूछा था मुझसे। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स एंड पॉसिबल इफेक्ट्स, ये लिखेंगे ना, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स एंड पॉसिबल, तो दोनों बातें कवर करेंगे। सही है। अच्छा भाई सवाल कह रही है एनजीओ एनपीओ में ऑडिट में सेम होता है। बेटा एनजीओ हो एनपीओ हो कोई भी ऑडिट हो, ऑडिट ऑडिट होता है। रिस्क असेसमेंट दोनों में क्या होती है, सेम होती है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट्स ऑल अबाउट आपने करना ये होता है कि भाई आपने उसके इदारे की अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशंस लेनी होती है और उसके कंट्रोल्स अलग अलग होते हैं। तो बस ये बात है। चाहिए भाई, यहां पे क्लियरिटी है। अच्छा भाई अब आगे आ जाएं। हाँ जी जल्दी।
सर स्पेसिफिक रिप्रेजेंट, अरे भाई समील या तो सुन लिया अगर एक बार भाई, वो स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली किसी बंदे से, वैसे सीईओ साइन करता है, सही जी, आपका सीएफओ साइन करता है, 2 लोग साइन करते हैं, आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक बंदे से भी ले सकते हैं। हाँ जी, भाईजान लिख के बताएं। जल्दी। ओके देखते हैं बिजनेस में क्या क्या है, रीड करो। उसामा ये तो एक बात हो गई, बताओ। वेरी गुड, इसमें दोनों चीजें हैं, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, अच्छा आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्यों? तो जाहिर सी बात है आप क्यों, मतलब कोई मतलब क्यों आपने उसको डेफर किए पेमेंट, और लॉस पे भी बेचा है, तो दैट मीन्स कि इसमें 2 चीजें लिखनी है आपने। एक तो वो वाले प्रोसीजर्स जो कि आप सबको इन्फॉर्म करेंगे कंट्रोल्स क्यों हो गए, और दूसरा आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ, उसमें आप देखेंगे बिजनेस रैशनल क्या है, ऐसा है, आप देखेंगे क्या इसकी अप्रूवल हुई थी या नहीं हुई थी। यू मे कंसिडर इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ लैंड, भाई एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करोगे ना जो ये काम करता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखें जल्दी से, ये जितने प्रोसीजर्स हैं। अच्छा एक सवाल है जानी इधर प्लीज, इधर देखो, हसन राजपूत कह रहे हैं कि सर यहाँ पे डायरेक्टर ने डिक्लेयर तो किया हुआ है, क्या ये डिक्लेयर किया हुआ है या मुझे रिवील हुआ है? हमें रिवील हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये डिस्क्लोज नहीं था, वो देखो लिखा हुआ है ना, आफ्टर रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिवील दैट डायरेक्टर ऑफ सीएल होल्ड्स, यानी क्योंकि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में था, उसने खुद से बताया नहीं है, तो ये तो हमें रिवील हुआ है। कौन सा? हाँ तो इवैल्यूएशन, अच्छा सुनो ये अच्छा सवाल है, सुनो भाई ये कह रहा है इवैल्यूएशन में क्या, इवैल्यूएशन में आप 2 चीजें बताएंगे ना, कि दिस इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा इसमें बताएंगे कि दिस हैज कम टू द ऑडिटर अटेंशन व्हिच हैज नेवर बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर प्रीवियसली, तो ये इवैल्यूएशन है। सो इन दिस केस द ऑडिटर विल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स, लिखने का तरीका ये इवैल्यूएशन के बाद जी। नहीं उस डायरेक्टर ने बाकी डायरेक्टर को तो नहीं बताई, हमें पता थी नहीं पता थी, सवाल ये है। हाँ हमें तो नहीं पता ना, तो रिवील का मतलब क्या है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा, पहले तो पता ही नहीं था, बात क्लियर है। यहां से ये बात पता लगती है कि ये अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सही है। प्रोसीजर पहले तो आप अनडिस्क्लोज वाली बातें करेंगे कि उस केस में आपने क्या क्या करना था, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप ये चेक करेंगे इसके प्रॉपर अप्रूवल और ऑथराइजेशन हुई थी या नहीं हुई थी। एंड यू मे कंसिडर इन्वॉल्विंग द ऑडिटर एक्सपर्ट इन ऑर्डर टू असेस द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड। आज मैं तुझे बोलूं पीछे गली में एक प्लॉट है, कितने का तेरे को पता है? नहीं पहले हाँ या ना में जवाब दे, लेकिन वेकिन छोड़ दे, तुझे पता है? तो तुमने जो
ये गेन लॉस बुक किया है, कैसे बुक किया है? रिसीवेबल डेबिट किया, लैंड को क्रेडिट किया और गेन या लॉस तुमने कर दिया है। तो वो जो गेन या लॉस निकला है वो फेयर वैल्यू के कंपैरिजन में निकला है ना चौसी। तो वही तो कह रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। देखो लैंड की कैरिंग अमाउंट पे तो मसला है नहीं, वो तो किताबों में। मसला किसका है? फेयर वैल्यू का। अब वो फेयर वैल्यू वो तुम्हें कह रहा है कि भाई थी कम तो लॉस हो गया। मैं बोल रहा हूं मैं कैसे मान लूं थी कम? मुझे तो वैसे ही शक है क्योंकि रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन है। बात समझ आई? हाँ, तो मतलब आरपी में होता ही क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। नहीं बेटा, भाई मैंने क्या सिर्फ डिस्क्लोजर सिखाई है? अकाउंटिंग भी सिखाई है। अकाउंटिंग भी, उसके अंदर सब्सटेंस देखना होता है अपने ट्रांजैक्शन के कि सही है, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल। अच्छा, अगर इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा होती, इसने कम पे किया हुआ, तो क्या कोई बिजनेस रैशनल है या फ्रॉड है? फ्रॉड है। उस केस में फ्रॉड है, तो आप उसको कहते हैं बेटा शराफत से उसको रिवर्स कर। तो ये ही तो यहां से इंडिकेशंस आती हैं जी। एप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ये है कि वही अपनी टीम को बताना स्पेसिफिक, हाँ जो समझ आ रहा है वो भी। या तो यूं लिखना, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूं, ये लिख लेना, परफॉर्म एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर सच एस, 2-3 बता देना नीचे। यस, सही है। और जब मैं तुम्हें प्रोसीजर्स करवा दूंगा ना सबको, तो तुम्हें सब पता होगा उस वक्त कि कौन सी वक्त पे क्या करना है वेरिफिकेशन के लिए। अभी तो तुम्हें एक्सपर्ट का ही बताया ना, बस बाकी चीजें भी होती हैं। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो भाई कि आपने इसको ऐसे भी इवैल्यूएट करना है कि सिमिलर ट्रांजैक्शन अगर ऐसी लैंड की किसी की हुई है तो वहां से भी वैल्यू पता लग जाएगी मार्केट से। बिल्कुल। किसने बताया लॉस? एक मिनट आप बताएं। ये बोल रही हैं भाई लॉस ऑलरेडी बता दिया, तो आप क्यों पंचायत कर रहे हैं सर? वो तो उसने किया है ना, वो तो वो कह रहा है कि इतने का है। आप तो इतने मासूम हैं, आप तो बोलेंगे सही कह रहे हैं आप तो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, आपने सही किया हुआ है। हाँ, तो यही तो बात है। नहीं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये आर्म्स लेंथ नहीं है। अब हम समझना चाह रहे हैं कि इसका बिजनेस रैशनल क्या है, मकसद क्या था। वो बोले यार हमने उसको सस्ते में बेची है ताकि वहां पे ऑपरेशंस हमें करने, ये सारी चीजें मालूम है। सही है भाई, अप्रूवल दिखा दे, ऑथराइज है या नहीं है। तो ये चीज होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये आरपी में होता है। नहीं भाईजान, इधर सुनो भाई, फिर सवाल का जवाब दो। इधर सबने देना भाई, सवाल पे फोकस किया करो। वो कह रही है सर इसमें तो वो क्लेम ही नहीं कर रहा कि आर्म्स लेंथ पे किया है। मुझे आर्म्स लेंथ का यहाँ पे मसला ही नहीं है, मैं तो अकाउंटिंग को चेक करना चाह रहा हूं कि गेन सही बुक हुआ है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द रैशनल। तो अगर वो कह रहा है कि मुझे लॉस हुआ है, तो क्या वो लॉस जेन्युइन भी है? कहने का मतलब ये है आर्म्स लेंथ पे नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि वो क्लेम कर रहा है, बट मुझे तो पता हो ना। और अगर आर्म्स लेंथ पे नहीं है या बिजनेस रैशनल नहीं है तो उसका अप्रूवल होना चाहिए। सही है। हाँ जी, बाकी प्रॉपर्टी वो तो अपनी जगह है ना, वो तो अपनी जगह है। अच्छा, हसान राजपूत ने एक अच्छी चीज बताई है प्रोसीजर के नाम पे। हाँ सुनना, वो कह रहे हैं कि सर जो काउंटर पार्टी है, दूसरी रिलेटेड पार्टी, हम उसके एफएस चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। वहां से भी अंदेशा होगा कि भाई उसने क्या किया हुआ है। सही है, वेरी गुड यार। हाँ भाई, लिख ली चीजें। सामने वाली पार्टी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। पर तुम ये भी कह सकते हो, इसमें ये भी होता है कि यू रिक्वेस्ट योर मैनेजमेंट टू टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो भी हो सकता ही है इधर। अच्छा भाई, दिस इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन लॉस
इंडिकेट द ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, और ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर की निशानदेही है। तो वो कह रहा है भाई प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हो। आप कह रहे हो कि भाई ऑडिटर शैल इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द बिजनेस रैशनल ऑफ, ये तो एक जेनरिक प्रोसीजर है जो लिखा हुआ भी है। इसके बाद ऑडिटर शैल रीड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस सेल टू ऑब्टेन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रीड करूंगा। अच्छा ये प्रोसीजर देख के आपको थोड़ा सा वो नहीं होना, क्योंकि हमने प्रोसीजर किया ही नहीं है। जब हम कर लेंगे तो ईच एंड एवरी प्रोसीजर यू कैन राइट इजीली कि भाई इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं ऑडिट कैसे करता आगे। पर जेनरिक बातें हैं, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एविडेंस फॉर एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन, ये तो तुम लिखते हैं कि भाई ऑथराइजेशन लेनी है हमें कि क्या ये ऑथराइज हुई थी या नहीं हुई थी। आगे ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर यूजिंग द डिस्काउंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रिसीवेबल। देखो जब आप कहते हो ना फ्यूचर में पैसे लूंगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, तो आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है और उसको अनवाइंड करना होता है, उसकी इंटरेस्ट इनकम बुक कर करके वहां तक पहुंचाना होता है। ये बात क्लियर है? आज ही हमने उसमें किया था IFRS 15 में, सही जी। आगे इसके बाद ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन दी, ये ऊपर की चीजें करने के बाद कह रहा है। आगे ऑडिटर शैल एंगेज, एक्सपर्ट को क्यों एंगेज करने की बात कर रहा है? फेयर वैल्यू देखने के लिए। अच्छा भाई इसके बाद इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट कम्युनिकेटेड दिस मैटर ट्रांजैक्शन टू ऑडिटर द रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट, वो वाली बात कि अगर इसने इफ के साथ यूज किया है कि रिवील का वर्ड था ना ऊपर, आया नहीं, और अगर ऑडिटर को पता नहीं है तो ये कौन सा रिस्क फैक्टर आता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो इन दिस केस हम वही सारे काम करेंगे जो हमें करने चाहिए, वो भी कौन सी वाली में? अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी के केस में। आखिर कह रहा है ऑडिटर शैल इंश्योर द फर्दर ट्रांजैक्शन विद MPL आर आल्सो आइडेंटिफाइड एंड, बोला इसके साथ कोई और ट्रांजैक्शन है तो वो भी देख लो ताकि सारी ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। हाँ तो बाकी भी होंगी बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है। हाँ जी जानी यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है। चलें जी ऑनलाइन वाले एक दो सवाल प्लीज सुनिएगा। सर ये केस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला नहीं है? वही तो है चल, ये सारी बातें वही तो लिखी हुई हैं। अच्छा भाई इसका समील का जवाब दे दो प्लीज, क्षमता तुम लोगों में होगी। इधर सुनना यार, जवाब देना है। बोल ये रहा है कि भाई अगर बिजनेस रैशनल नहीं है, प्लीज यार सवाल सुनना भाई, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम में फोकस होकर सुनो। सर अगर बिजनेस रैशनल नहीं है बट मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया है कि आरपी ट्रांजैक्शन है और फेयर वैल्यू पे सेल नहीं किया, तब भी मसला होगा? नहीं होगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो। अप्रूवल होना चाहिए ना, अप्रूवल नहीं है तो आपने ऑथराइजेशन के बगैर किया है तो ये फ्रॉड है। तो मतलब इसका बिजनेस रैशनल नहीं है ना। तो आप अगर बिजनेस रैशनल है या नहीं है पहले तो ऐसे देखोगे कि उसका अप्रूवल होना चाहिए। नहीं फ्रॉड नहीं है ना। देखो बात सुनो भाई, तुम लोग मुझे बताओ इधर भाई, अगर डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया और डायरेक्टर ये कह रहा है कि भाई हमने ये ट्रांजैक्शन इसलिए की है क्योंकि ये लैंड आइडल पड़ी थी हमारे पास और कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू नीचे आ रही थी, बिजनेस रैशनल आ गया ना। तो जब बिजनेस रैशनल आ गया तो उसने बोला कि भाई वैल्यू नीचे आ रही थी, हमारे पास तो आइडल थी और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई यूज नहीं है वो आईपी होती है। तो मैं तो कंटिन्यूसली अपने पीएनएल में लॉसेस ले रहा था इसके, मैंने उसको बेच दिया। मैंने कहा अच्छा बता उसको क्यों बेचा? वो कह रहा भाई इसलिए क्योंकि वो इसके ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएगा अपनी या अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाएगा और रेंटेड प्रीमिसेस पे यहां समझ जाएगा, उसका फ्यूचर में आने वाला रेंटल क्या होगा? सेव होगा। मैंने कहा अच्छा ये बिजनेस रैशनल है, समझ आता है। मैंने कहा अप्रूवल है, उसने बोला ये रहे और उसने डिस्क्लोज भी कर दिया, उसने डिस्क्लोज भी कर दिया। क्या कोई मसला बचा या नहीं बचा? नहीं लोन वगैरह है ही नहीं ना, बिजनेस रैशनल आ गया ना, लोन नहीं है। बिजनेस रैशनल नहीं आता तो फिर लोन वोन की कहानी होती, क्योंकि हम कह रहे हैं बगैर किसी रैशनल के कर रहा है। सब्सटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सब्सटेंस की। नहीं भाईजान ये तो सुनो, किसने कहा प्रेजेंटेशन का मतलब है जब ये ट्रांजैक्शन विलिंगली हो रही है, नोइंगली हो रही है विद द अप्रूवल ऑफ ऑल अथॉरिटीज, तो नहीं है। दिस इज एज गुड एज मार्केट में गए आपने नुकसान पे बेच दिया। बात क्लियर है? अच्छा जी, तो सर ये कैसे प्रोसीजर है? इसमें तो मैनेजमेंट अदर्स। अच्छा भाई सुनना यार इधर प्लीज,
यार जानी बातें नहीं यार, खुदा के वास्ते भाईजान बातें नहीं। इधर सवानाज कह रही हैं कि सर ये कैसा प्रोसीजर है, इसमें तो मैनेजमेंट अजर्ट द ट्रांजैक्शन कंडक्टेड आर्म्स लेंथ, ये केस भी आ रहा है। भाई मैं आपकी बात ही नहीं समझा सवा, एक तो आधी इंग्लिश आधी उर्दू बोल रही हो। इधर भाई यहां पे सवाल में देख लेता हूं, सवाल में कहां लिखा हुआ है कि ये आर्म्स लेंथ पे हुई है। सवाल कह रही है कि ये प्रोसीजर सर मुझे क्लियर करें कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अजर्ट्स दैट आर्म्स लेंथ पे हुई है। नहीं लिखा हुआ। अब मैंने प्रोसीजर में लिखा हुआ एग्जामिनर ने सॉल्यूशन में कि क्योंकि ये लॉस पे बेची है तो ऐसा लग रहा है कि आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो मैंने उसी को वेरीफाई करने के लिए तो प्रोसीजर किए हैं, मैंने उसी को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर किए हैं। तो इसमें कंफ्यूजिंग चीज क्या सवा भाई, सभा का सवाल यह है कि सर आर्म्स लेंथ पर नहीं है हुई। इधर यार भाईजान इधर मैं कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, बातें करता हुआ नहीं देखूं किसी को। फोकस हो गई, चीज सिखा रहा हूं, सीख लो। फिर तुम्हें ऑडिट इज ऑल अबाउट डिस्कशन, कहने का मतलब ये बातें करने में लगे हो यार। इधर भाई सभा कह रही है कि सर आर्म्स लेंथ पर नहीं हुई है। भाई मैं कह रहा हूं आर्म्स लेंथ पे नहीं हुई, यही तो मेरा मसला है। इसी को मैं क्या कर रहा हूं, वेरीफाई। क्या तुम्हें उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ, या उसने हालात वाकयात ऐसे बताएं कि लग रहा है, हालात वाकयात ऐसे बताएं कि लग रहा है कि ये आर्म्स लेंथ पे नहीं है। तो मैं उसी को वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि वाकई में ये आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, और उसी चीजों को चेक कर रहा हूं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट का इसका बिजनेस रैशनल क्या है। बात क्लियर है सब, आप क्लियर है? अच्छा, इसमें दो चीजों से पता लग रहा है कि ये आर्म्स लेंथ पे नहीं है। पहला लॉस पे बेचा है, दूसरा डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो दो चीजें आपने फेवर दी हैं, तो क्या ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस में होता है? नहीं। तो इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि दिस इज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, और ये मेरा फर्ज हो गया चेक करना, क्योंकि इसने डायरेक्शन ये दी है ना कि ये हुआ है। बात क्लियर है? अभी भी कह रही है समाओ। अबे समाओ कैसे लिखा हुआ है बेटा, ये रहा ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मिलियन का बेचा और 30% आज दे रहा है, बाकी पैसे कब देगा? 5 साल बाद। तो भाई ये नॉर्मल बिजनेस टर्म्स नहीं होते। हाँ, अनलेस के वो बोले ऐसी ट्रांजैक्शन में यही होता है, तो हम कहेंगे ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, आर्म्स लेंथ बेसिस है। पर आपको देखो, मैं फिर बता रहा हूं, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं हुई है, वेरीफाई करो। आपको सिचुएशन देगा, आपको पहचानना है कि उसने सवाल पूछा कहां से। तो यहां पे जो दो सिचुएशन इसने बताई है, पहली लॉस की, दूसरा डेफर्ड की, व्हाट डज इट इंडिकेट कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। तो आपने दो चीजें लिखनी है, एक तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गई, आर्म्स लेंथ नहीं है, आपने दोनों बातें लिखी हैं। पहले तो बात क्लियर है। और इसमें यह भी था कि आपको पता नहीं था, तो आपने वो भी लिखा है कि अगर आपको टीम वीम को बताना तो सारी चीजें। पहले तो बात क्लियर, यानी ऑल टुगेदर इस सवाल में 3 चीजें टेस्ट हुई हैं। पहला अनडिस्क्लोज, दूसरा आउटसाइड द, तीसरा आर्म्स लेंथ। और आर्म्स लेंथ वाले तुमने सारे प्रोसीजर लिखे हैं, ये बता दूं मैं तुम्हें। एक्सपर्ट वाला भी लिखा है, सही है, मार्केट के टर्म्स भी लिखा है, वो सारी चीजें आपने लिखी हुई हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी होती तो उसके एफएस से देख लेते और दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, इसमें अगर तुम लोग बताओ जल्दी, इसके अंदर अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता, क्या उससे पूछ सकते हैं? उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई तू बता दे कि क्या ये इसके बीच में टर्म्स हुए क्या हैं, तो वो भी बता सकता है आपको। ये सारे प्रोसीजर आखिरी बार बताओ किसके लिए हैं? ये चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुई है, बेसिस को वेरीफाई करने के लिए। बात क्लियर है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। नहीं गलत भाईजान, इधर बिफोर यू क्लोज 1 मिनट भाईजान, इधर बंद नहीं। ये कह रहे हैं एग्रीमेंट में चेक कर सकते हैं, वेरी रॉन्ग। एग्रीमेंट तो बेटा हुआ ही उन दोनों के बीच में। नहीं, तुम्हें ये वेरीफाई करना है कि सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस के लिए तुम्हें फिर एक्सटर्नल सोर्सेज चाहिए होते हैं ना। एग्रीमेंट में तो प्राइस डिसाइडेड है, वो तो बेसिक है। बिल्कुल